अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौर और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुआशरे को 2 किस्म के जराइम का सामना होता है, एक करप्शन और दूसरा जिनसी जराइम का है। पाकिस्तान में जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हुआ। ज्यादती के वाकयात के खिलाफ माशरे को लड़ना होगा। इसी तरह माशरे को करप्शन को भी नाकाबिले कबूल बनाना होगा। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिले कबूल बना देती है। निचली सतह पर अफसरान रिश्वत लेंगे तो करप्शन रोकना नामुमकिन हो जाता है। I want your comments just on this. The problems I'm having in Pakistan, and I'm sure this is a problem in most of the Muslim world, that there are 2 sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99% I feel the society has to fight. Same with corruption. You can, maybe deal corruption at a certain level. But then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is again, a society has to make corruption unacceptable. And unfortunately, when you have leadership which is corrupt over a period of time, they make corruption acceptable. So this is not just a problem in Pakistan, it's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अदालत जाने का फैसला। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी है। जल्द लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मिनी बजट पर पार्टी मुत्तहिद और इत्तेहादी साथ है। मिनी बजट जल्द पार्लियामेंट से पास भी हो जाएगा। IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। कैबिनेट में 2 वजीर उनके हैं, 2 वजीर इनके हैं। ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं, इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए। पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो वापस आ रहा है। ये जो ही IMF का आपका साइन होता है, उसके बाद पाकिस्तान में तमाम जो हमारी जो इमीडिएट वरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। PTI ने माफिया की लूटमार का खात्मा किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा लीगी दौर के मुकाबले में CM ऑफिस के अखराजात में नुमायां कमी की। मजमूई अखराजात 14 करोड़ 30 लाख रुपए रहे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अशराफिया और माफिया ने मिलकर मुल्क के वसाइल को लूटा। हमने पंजाब भर में शाखर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। PTI ने माफिया की लूटमार का खात्मा किया। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। पंजाब के अवाम की बदकिस्मती है कि उस्मान बुज़दार जैसा चाबी वाला खिलौना उन पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये शहबाज शरीफ लग तो सकते हैं लेकिन शहबाज शरीफ बन नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा अवाम उस्मान बुज़दार को 3.5 साल से मुसलसल नालायकी के तमगे दे रहे हैं। जिस शख्स को फाइलें नहीं पढ़नी आती वो पंजाब की 11 करोड़ अवाम का वज़ीर आला लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रवां माली साल की पहली शशमाही बरामदात में 25% इजाफा हुआ। दिसंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 16% से ज्यादा का इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक का बयान। कहा दिसंबर में 2 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर की बरामदात हुई। पहली शशमाही में 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात हुई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में बरामदात 12 अरब 11 करोड़ डॉलर थी। और अभी आपको बताएं सरबरा NCOC असद उमर ने मुल्क में कोरोना की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना की नई लहर के आगाज के आसार नुमाया है। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मस्बत केसेस की शरह भी 1% से ऊपर चली गई है।
मुल्क में कोरोना की नई लहर का खदशा, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के सरबराह असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमाया है। जनून सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कराची में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। याद रखें, मास्क पहनना ही आपकी हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। मुल्क में कोरोना केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 1% से ऊपर चली गई। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। 8 मरीज जान से गए, 594 अफराद मुतासिर हुए। मुल्क में अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 12,96,527 हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो रहा है। इसकी शिद्दत कम लेकिन फैलाव तेज है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 3% तक पहुंच गई है, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। ओमिक्रॉन की वजह से नेचुरली इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। 58 कंफर्म्ड केसेस हैं, कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं ओमिक्रॉन के। 170 नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने आए हैं। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%। लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। हालात खराब हो सकते हैं। ओमिक्रॉन की शिद्दत जो है उस बीमारी की, वो पहली बीमारी से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन क्योंकि उसकी फैलाव बहुत तेजी से होता है, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हमारे बढ़ सकते हैं। दोबारा सारे लोगों को ये वार्निंग देना चाह रही हूँ कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये एक ही तरीका है, नंबर 1 कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, यही सबसे ज्यादा मुफीद है, ताकि आप अपनी सेहत और अपने घर वालों की सेहत जो है उसको बचा सकें। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। मजीद 31 अफराद में अफ्रीकी वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा मरीजों की तादाद 81 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। पंजाब में गुज़श्ता रोज कोरोना के कुल 172 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें 31 ओमिक्रॉन के थे। कौमी इदारा सेहत ने मुतासर अफराद में मर्ज की तस्दीक कर दी। 2 हफ्तों के दौरान नए वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 81 हो गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता रोज मरीजों के खून के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवाए गए थे, जिनमें 31 के नतीजे मुस्बत आए। मजीद मरीजों के भी नमूने NIH को भिजवाए गए हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शहरी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल के साथ समाजी फासला भी इख्तियार करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। कानून के लंबे हाथ 2 दिन बाद भी नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर गोलियां चलाने वालों तक नहीं पहुंच सके। पुलिस को पिस्तौल तो मिल गया है, लेकिन इस पर नंबर नहीं मिला। पुलिस जराये के मुताबिक जाय वकवा से मिलने वाला पिस्टल फ्रांसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। हमले में देसी साख्ता 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ है, जिस पर दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर हमले से पहले मिटा दिया गया था। पुलिस जराये का कहना है कि पिस्तौल पर मौजूद फिंगरप्रिंट से मुल्जिमान की शनाख्त हो सकती है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कुछ असलहा डीलर से भी तफ्तीश की जा रही है। PTI की हुकूमत में मुल्क के अहम तहकीकाती इदारे के साबिक सरबरा ने वजीर आजम से मुतालिक इतना बड़ा दावा कर दिया कि तहरीक इंसाफ पर 100 सवाल खड़े हो चुके हैं। इमरान खान ने बशीर मेमन से क्या क्या कहा और बात निकली तो फिर कहां तक गई, ये सब जानते हैं कराची से रफत सईद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। आपकी इस हवाले से वजीर आजम से भी कोई मुलाकात हुई? जी हाँ, एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आपसे कि किन किन के खिलाफ तहकीकात की जाए? जी हाँ, मैं रिकॉर्ड पे हूँ और ये बात भी है, वो लोग जेल में भी गए हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डायरेक्टर जनरल रहने वाले बशीर मेमन और आज न्यूज के रिफत सईद आमने सामने बैठे तो एक के बाद एक इंकशाफ खुलता चला गया। वजीर आजम इमरान खान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ क्या करना चाहते थे, वो सब सामने आ गया। आपकी इस हवाले से वजीर आजम से भी कोई मुलाकात हुई थी? जी हाँ, एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा मुलाकात हुई। जाहिर है वो वजीर आजम थे। तो उन्होंने कहा आपसे कि किन किन के खिलाफ तहकीकात की जाए? जी हाँ, मैं रिकॉर्ड पे हूँ और ये बात भी है, हुई भी है। उसके बाद भी तहकीकात हुई है, उसके बाद होती भी रही है। वो लोग जेल में भी गए हैं, उन्हीं में फिर बेल्स भी हुई है लोगों की, वो फिर बाहर भी आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आ गए, मरियम नवाज साहिबा की अपील चल रही है और नवाज शरीफ साहब जो है वो
ظاہر ہے وہ بھی ہے. شہباز شریف, خورشید شاہ صاحب ابھی ان کی بیل ہوئی ہے. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے وہ سارے نام بھی بتائے جن کے خلاف بقول ان کے عمران خان کارروائی چاہتے تھے. ان ناموں میں سر فہرست 3 نام ایک ہی خاندان کے تھے. روز نیا ٹارگٹ اور پرانے ٹارگٹ تو تھے ہی تھے, ان کے اوپر ضرور بات ہوتی تھی. کبھی اس کو ٹیررزم میں ٹھوک دو, کبھی اس کو ادھر یہ کر دو, کبھی ادھر یہ کر دو. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ نفیسہ شاہ, خورشید شاہ صاحب, ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمدہ شہباز, کیپٹن صفدر اور ان کا ساروں کا. ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے سے ہٹا دیے گئے بشیر میمن کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق تحقیقات کرنے کا بھی کہا گیا, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان کا نہیں, جوڈیشل سپریم کونسل کا کام ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی تحقیقات کے لیے کہا تھا وزیر اعظم نے. وہ چونکہ ہمارے پرویو میں نہیں آتا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, بیکاز یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے. مطلب جج کا ویڈیو بھی تھا, اس کے حوالے سے بھی کیسز تھے, مختلف کیسز تھے. پھر میری پینشن بند ہوئی, پتہ کر لیں ادھر جا کر کے پی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ انٹریاں میری ہوں گی روز تقریباً نیا آدمی. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو اب عمر فاروق ظہور کے فراڈ اور منی لانڈرنگ سے متعلق نوٹس دے کر پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا جا چکا ہے, جس کے بارے میں بشیر میمن کا کہنا ہے کہ وہ 2017 میں ڈی جی ایف آئی اے تھے, جبکہ فراڈ کا کیس 2004 اور 2010 کا ہے. سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کالا بلدیاتی قانون واپس لے, بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. بلدیاتی ترمیمی بل کی منظوری اور شہری اداروں پر قبضے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج تیسرے روز میں داخل. ہمارے ماحول میں جو کچھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 3 دن ہو گئے لیکن حکومت کی جانب سے کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. یہ چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو ریوزٹ کیا جائے, نظر ثانی کی جائے اور کراچی کو اس کا اختیار دیا جائے. کراچی ایک میگا سٹی ہے, سارے جو ہے وہ مالیاتی اداروں کو, تمام تر جو ہے وہ محکموں کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو ڈیولیوشن آف پاور تو نہیں ہوگا ان کے مطابق. بہرحال حکومت کی طرف سے بات ہوگی تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو منع نہیں کر رہے. مظاہرین نے کہا کہ کراچی کے عوام کو دھوکے اور جھوٹے اعلانات کے سوا کچھ نہیں مل رہا. صوبائی حکومت نہ خود کام کر رہی ہے اور نہ وہ حالات پیدا کر رہی ہے جس کے نتیجے کے اندر شہر جو ہے اس کو کوئی تعمیر ترقی مل سکے. کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا جائے اور کراچی کی جو شہری حکومت بننے جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ بے اختیار کیا جائے. سوائے بات چیت کے علاوہ, سوائے گفتگو اور نشستن برخاستن کے علاوہ یہاں سندھ گورنمنٹ کا عملی طور پہ کوئی کام نظر نہیں آتا. شدید سردی میں دھرنے میں موجود شرکا کا جذبہ بھی تیتنی ہے. کہتے ہیں حق دو کراچی تحریک کے تحت ہونے والا یہ احتجاجی دھرنا بل کی منسوخی اور دیگر مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. پی ای سی ایچ ایس کے علاقے طارق روڈ میں پارک کی زمین پر قائم دکانوں سمیت دیگر غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا گیا ہے, جنہیں جاوید رپورٹ کریں گے. سپریم کورٹ کے احکامات پر کارروائی. کراچی کے علاقے طارق روڈ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کی زیر نگرانی ہونے والے آپریشن میں پارک کی زمین پر قائم 8 دکانوں اور مدرسے کو مسمار کیا گیا. صرف مدرسہ اس وقت تک توڑا گیا ہے, باقی جو پوری پٹی ہے اس میں کسی جگہ بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے. کراچی میں کتنے پارس ہیں, ہزاروں پارس ہیں, سارے ویران پڑے ہیں. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ نشہ ہو رہا ہے, فحاشی ہو رہی ہے. اس میں رات کو غالباً 3 بجے کے قریب ان کی نفری آئی تھی اور کافی یہاں جو پیچھے مدرسے ان کو گرائے ہیں. گرائی جانے والی تعمیرات کا ملبہ اٹھانے کا کام تاحال شروع نہیں کیا گیا. شہری اپنی مدد آپ کے تحت بچا کچا سامان نکالنے میں مصروف ہے. آپریشن کے دوسرے مرحلے میں گھر اور دیگر تعمیرات کو گرایا جائے گا. نیا سال شروع ہو گیا مگر مسائل جھو کے توں ہیں. سال نو کے پہلے ہفتہ وار بازار میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. اشیاء خرونوش کی قیمتوں نے شہریوں کے سر چکرا دیے ہیں. تفصیلات اسلام آباد سے عدیل سرفراز کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں.
साल 9 कुछ पुरानी यादें भी साथ ले आया। नाम बचत बाजार, जहां महंगाई की भरमार। साल बदल गया मगर अतवार न बदले। गुज़श्ता साल महंगाई की मारी अवाम के लिए साल 9 का पहला बचत बाजार भी वैसा ही है। कम दाम में पालक और मूली सबसे सस्ती, तो भिंडी और अदरक और लहसुन 200 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहे हैं। करेला 150 फी किलो पर मुंह चढ़ा रहा है। शहरी कहते हैं साल तब्दील हो गए मगर रविश न बदली। कमाई और महंगाई का फर्क इतना ज्यादा हो गया कि चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। साल तो बदल गया लेकिन महंगाई नहीं बदली। जो पिछले एतवार को जो चीज सस्ती थी आज और महंगी, 10 रुपए 20 रुपए और महंगी हो गई है। अब हम गरीब लोग किधर जाए, आप हमें बताएं। पहले मैं 2000 पे जो ले रहा था वो तकरीबन 2000 के सामान 6000 पे पड़ गई थी। पहले मैनेज करना आसान था, तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब इतनी महंगाई है। जो महंगाई में मतलब बंदे की जो सैलरी भी इतनी नहीं होती है कि वो बंदा मैनेज कर सके। शहरियों का कहना है बचत बाजार का जब रुख करो नए दाम सुनने को मिलते हैं। किचन की अशिया जरूरत पहुँच से दूर होती जा रही है। का काम है कि हर स्टॉल पे जाके इंश्योर करें कि स्टॉल पर जो कमोडिटीज पड़ी हुई हैं उनके ऊपर जो क्या रेट लिस्ट अवेजा है, और फिर उसके अलावा वो उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो क्वालिटी जो है उसके मुताबिक रेट लिस्ट है कि नहीं है। आज के दौर में हम नहीं कम्प्रोमाइज, यहाँ तक कि हम अगर हमारे पास 50,000 रुपया भी होना तो ना होने के वो बराबर है, बरकत ही नहीं रही। इस्लामाबाद के मकीनों का कहना है कि हफ्तावार या फिर योमिया महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। जबानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में दालों के बाद सब्जियां भी अब शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियों की कीमतों में 20 रुपए किलो तक इजाफा किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अजीम शहजाद से। अजीम, बताइएगा सब्जियों की कीमतें कहां तक पहुंच गई हैं? जी, फैसलाबाद में दालों के बाद सब्जियों की कीमतों में भी 20 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते गाजरें जो थी वो 25 रुपए फरोख्त हो रही थी, अब जो है वो 35 से 38 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। इसी तरह शलजम जो है वो उसकी कीमत में भी 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि आज खुद ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब शहरियों को खदशा है कि मिनी बजट के नाम पर भी चीजें जो हैं वो आज खुद ही महंगी कर दी जाएंगी, जबकि इंतजामिया की जानब से रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उसमें कीमतें जो है वो 10 से 15 रुपए फी किलो कम तो होती हैं, लेकिन उस रेट लिस्ट पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं होता। शहरियों का कहना है कि एक तो इंतजामिया को जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल करवाना चाहिए, दूसरा जो है वो जो आज खुद ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। जी, लाहौर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुतबादिल ज़राए ईंधन में इस्तेमाल करने के मजबूर शहरियों की माली मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं तारिक खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही चूल्हे भी बुझ गए। तलब और रसद के तवाज़न के फर्क की वजह से गैस के प्रेशर में कमी आई, जबकि कुछ इलाकों में तो गैस मुकम्मल गायब हो गई। गैस बहरान के बायस शहरी चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के महंगे मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुबह नाश्ता बनता है, दोपहर को थोड़ी सी आती है, उसमें मसा हांडी बनती है, रोटियां फिर बाजार से आती है। बहुत ज्यादा किल्लत है गैस की, तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ हमारे से तावन करे आवाम से। आजकल चल रहे 210, गैस बस आ जाए वही काफी है। शहर में एलपीजी की कीमत 210 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं एलपीजी समेत मुतबादिल ज़राए ईंधन के इस्तेमाल से कुव्वत खरीद भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। तारिक खान, आज न्यूज।